कि वो मनुस्मृति जो पढ़ने लिखने पर, कर्मकांड करने पर, दान लेने पर केवल ब्राह्मण का अधिकार सुनिश्चित करती हो, वो मनुस्मृति जो व्यापार करने पर वैश्य समाज का अधिकार सुनिश्चित करती हो, वो मनुस्मृति जो रक्षा सुरक्षा, शस्त्र धारण, राजकाज का अधिकार एक क्षत्रिय समाज को सुनिश्चित करती हो, और वो मनुस्मृति जो देश के अछूत और शूद्रों को, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी सब लोग आ जाते हैं, उन सब वर्गों को ना पढ़ने का अधिकार देती हो, उस पर बंदिश लगाती हो, पढ़ने पर, उनके व्यापार करने पर बंदिश लगाती हो, उनके संपत्ति इकट्ठा करने पर बंदिश लगाती हो। और उस मनुस्मृति की वजह से देश के 85% से ज्यादा लोगों को ना तो संपत्ति का अधिकार न दिया, ना व्यापार का अधिकार दिया, ना पढ़ने का अधिकार दिया, और तो और उनको तो एक इंसानियत का भी अधिकार न दिया। जो मानवता का अधिकार होता है, मानव अधिकार भी, इससे भी उसको वंचित रखा। मानव के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उससे भी वंचित रखा। तो चूंकि उस वक्त देश का शासन बाबा साहब के संविधान से नहीं चलता था, हजारों साल तक देश का शासन मनुस्मृति से चला। वो मनुस्मृति हमारे पढ़ने पर, व्यापार पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगाई उस मनुस्मृति के माध्यम से। इस वजह से हमारे लोग ना खेतों के मालिक बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, और ना ही संपत्ति के मालिक बन पाए। इसीलिए हमारे लोग हजारों साल तक गुलाम रहे। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पैदा होने से जो संघर्ष किया, जो उन्होंने खुद झेला, मैं उस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा, वो आप सुनते रहते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया और संविधान के माध्यम से हमारे पढ़ने लिखने के और आगे बढ़ने के रास्ते बना दिए। अगर वो शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन ना करते तो हमारे लोगों के कॉलेजों में एडमिशन ना होते, और कॉलेजों में एडमिशन ना होते तो हमारे लोग डॉक्टर ना बनते, इंजीनियर ना बनते, वकील ना बनते, साइंटिस्ट ना बनते, जज ना बनते। हमारे लोग जो भी कुछ बन पाए पढ़ाई की वजह से बन पाए। तो एक तरफ तो पढ़ने का रास्ता खोला और वो उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन देकर कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता बनाया। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके नौकरियों में आने का रास्ता बनाया, और उसके साथ साथ राजनीति में आने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, निगम पार्षद बनने के लिए, और तमाम तरह की जो राजनीति की बाकी क्षेत्र है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला परिषद हो, उसमें भी हमारे लोगों के लिए सीटें रिजर्व की, प्रतिनिधित्व दिलवाया। और उसकी वजह से यह हुआ कि न केवल हमारे हजारों साल की गुलामी टूटी, बल्कि पिछले 75 सालों में बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों की वजह से हमारे लोग जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, सब क्षेत्रों में आए। लेकिन तस्वीर इतनी तेजी से बदल जाएगी, ये तरक्की का रास्ता इतनी तेजी से बंद हो जाएगा। हमारी गुलामी जो 3500 साल चली, वो केवल 75 साल के बाद ही गुलामी से जो आजादी मिली थी, वो 75 साल के बाद दोबारा गुलामी में बदलने वाली है, बदलना शुरू हो गई है। इसीलिए मन दुखता है, मन चिंतित रहता है कि मेरे समाज के लोगों का होगा क्या। उन सरकारों ने ये जान लिया कि जो हमारे हजारों साल तक गुलाम रहे, जो हमारे घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, हम उनके घर के सामने से गुजर जाएं तो अपनी खाट पर से खड़े हो जाते थे, हम उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लें, उनको जब मर्जी मार पिटाई करते, उनके घरों को जला दें, लेकिन जो कभी उफ तक नहीं करते थे, जो जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते थे, वो लोग जो 15-15 घंटे हमारे घर पे, हमारे खेत में काम करने के बाद कभी पैसे नहीं मांग सकते थे, आज वो
काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं। आज वो अफसर बन के हमारे ऊपर सर पे बैठ गए हैं, हमारे बगल में बैठने लगे हैं। आज वो जज बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, साइंटिस्ट बनने लगे हैं, प्रोफेसर बनने लगे हैं, और तो और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाने लगे हैं। तो जिन लोगों की हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत ना होती थी, आखिर उनके पास ये बोलने की ताकत आई तो आई कहां से? जब उन्होंने इस बात पे सर्वे किया, रिसर्च किया, उनके थिंक टैंक ने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उनको समझ आया कि ये बोलने की ताकत इनको पढ़ने लिखने से आई है। क्योंकि पढ़ने लिखने से ज्ञान आ गया, और पढ़ने लिखने से जो बाबा साहब ने ऊपर हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दी, तो ऊंचे ऊंचे पढ़ाई करके, प्रोफेशनल कोर्स करके और दूसरे तरह की डिग्रियां लेके बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से सरकारी नौकरियों में आ गए, बड़ी बड़ी पद इन्होंने पा लिए, और नौकरियों में आने की वजह से घर में थोड़ा पैसा आने लगा। तो घर में जब पैसा आया तो बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। पढ़ने से ज्ञान मिला, पढ़ने से अच्छे बुरे में अंतर करना आया, पढ़ने से अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई, पढ़ने से हम लोग नौकरियों में आए, पढ़ने की वजह से हम बोलने की ताकत आई, नौकरी की वजह से घर में थोड़ा पैसा आया, पैसा आने से भरपेट खाना मिलने लगा, और जब ज्ञान आ गया और थोड़ा खाना में भरपेट मिलने लगा, अच्छे बुरे का अंतर समझ आ गया, तो बोलने की ताकत आ गई, बुराई के खिलाफ लड़ने की ताकत आ गई। लेकिन ये जो ताकत मिली, ये किसी की कुर्बानी से मिली। ये सब ताकत देने के लिए, हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाने के लिए, हमें एमपी, एमएलए, मंत्री, यहां तक के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अकेला एक व्यक्ति चंद साथियों के साथ लड़ा। और ये लड़ाई कितनी कठिन रही होगी, आज इतनी कठिन है, तो उस वक्त तो कितना बड़ा छुआछूत था, कितना पक्षपात था, कितना भेदभाव था, कितना उत्पीड़न था, कितनी मुश्किलें झेली होंगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, आप समझ सकते हैं। और इतना कठिन समय गुजरा होगा, ये सोच के तो एकदम कंपन पैदा हो जाती है शरीर में, कि हमारी गुलामी तोड़ने के लिए उन्होंने अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवा दिया, कुर्बान कर दिया हमारे लिए। हमारे लिए अपनी जवानी में अपनी पत्नी को 35-36 साल की उम्र में माता रमाबाई गुजर गई। यानी हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ने के लिए ना केवल उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया, ना केवल जवानी में अपनी पत्नी को खोया, बल्कि अपना पूरा जीवन जलाकर, पूरा जीवन संघर्ष करके उन्होंने ना केवल हमें आजादी दिलाई, बल्कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। वरना जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों की गुलामी 200 साल की थी। 200 साल की अंग्रेजी की गुलामी को तोड़ने के लिए आप जानते हो लाखों नेता थे, उनके पीछे लाखों कार्यकर्ता थे, लाखों लोगों की जान गई, सैकड़ों तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे, और लाखों लोगों की जान जाने के बाद भी ये जो आजादी का आंदोलन था, कोई मुझे बता दे उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी इस देश की महिला और इस देश के दलितों के हक अधिकार की कोई चर्चा थी क्या? पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं आपको चर्चा नहीं मिलेगी जहां इस देश की महिलाओं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार की कोई चर्चा हुई हो। तो क्या ये लाखों लोग, हजारों नेता और सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन लड़ने वाले नेता, क्या केवल इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता उनके हाथ में आ जाए? लेकिन इसी के साथ आपने ये वाला आजादी का आंदोलन तो देख लिया, इस वाले 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन तो आपने पढ़ भी लिया, स्कूल में भी आपको पढ़ा दिया और आपने फिल्मों में भी देख लिया। लेकिन इस 200 साल की गुलामी के आजादी से अलग लगभग 3500 साल की गुलामी से आजादी का एक आंदोलन और चल रहा था, जो अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने चंद साथियों के साथ लड़े। और मजे की बात है कि इस आजादी के आंदोलन में जो 3500 साल की गुलामी को तोड़कर जो आजादी का आंदोलन तोड़ने के लिए जो आजादी का आंदोलन बाबा साहब ने चंद साथियों के लड़ा, इस लड़ाई में किसी का खून नहीं बहाया। उस आंदोलन में तो लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी,
लेकिन इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता देखिए, उनकी काबिलियत देखिए। उन्होंने बिना खून बहाए, बिना औजार हथियार उठाए, अपनी तर्क से, अपनी कलम से, अपनी काबिलियत से उन्होंने हमारे न केवल हजारों साल की गुलामी को तोड़ा, बल्कि संविधान खुद लिखा और संविधान के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते भी बना दिए। जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, आपको जान के ताजुब होगा, पूरी की पूरी संविधान सभा वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पे करने वालों को और बड़े जमींदारों को देना चाहती थी। यानी कि केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहती थी संविधान सभा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, जब मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, तो हमारे लोग ग्रेजुएट कहां से बनते, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी तो हमारे लोग व्यापारी कहां से बनते, तो फिर इनकम टैक्स पेई कहां से बनते, संपत्ति जोड़ने पर धार्मिक बंदिश थी तो हमारे लोग बड़े जमींदार कहां से बनते। इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि संविधान सभा के सदस्य केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हैं, क्योंकि देश में तो महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनका भी, महिलाओं के लिए भी पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के माध्यम से फातिमा शेख जी की मदद लेकर पहला महिलाओं का स्कूल 1 जनवरी 1848 को खोला। उससे पहले तो जो स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारी समाज की तो छोड़ ही दो, तो हमारे देश की महिलाओं का भी जो आगे बढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो इसका मतलब उन्होंने वोट का अधिकार दे दिया कि सरकार चुनने की ताकत मैं देश की जनता को सौंप रहा हूं, और निष्पक्ष रूप से कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, नेता हो या अभिनेता हो, चपड़ासी हो चाहे अफसर हो, सबको एक वोट और सबके वोट की कीमत बराबर। लेकिन हम ये भूल गए कि जिन सरकारों को हम चुन रहे हैं, जिस वोट से चुन रहे हैं, हमने उस वोट की कीमत को समझा ही नहीं। हमने उस वोट को 10-20 किलो अनाज में, शराब की बोतल में, 1000-2000 रुपए में बेच दिया, और हम ये भूल गए जिन पूंजीपतियों के पैसे से नेता हमारी वोट खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं, पूरे देश को बेच देते हैं, जैसा आज हो रहा है। लगभग पूरे देश का भविष्य बिक चुका है। और हमारी नालायकी देखिए, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी निकम्मी और नाकारा औलाद साबित हुए। जो वो कुछ हमें देकर गए थे, उसमें से हम सबके रहते 70% छिन चुका है, 30% आने वाले 10-15 सालों में छिनने वाला है। 3500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को और पत्नी को गंवा दिया, लेकिन हमारे बच्चे दोबारा से गुलाम होने वाले हैं। जो हमारे पढ़ने का इंतजाम किया था, सरकारों ने साजिश के तहत पढ़ाई को महंगा करके हमारे लोगों से पढ़ाई को छीन लिया है। आज पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, शहरों के अंदर जो भी प्राइवेट स्कूल मध्यम दर्जे के हैं, उसके अंदर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 8 से 10 हजार रुपये चाहिए। मैं टॉप क्लास पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की अगर इनकम जोड़ लें, पूरे परिवार की 99% लोगों की, तो वो 3000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच है। तो जिनकी इनकम 3000 से 20,000 रुपए के बीच हो, जिनकी जनसंख्या 99% है SC, ST और माइनॉरिटी में, क्या वो अपने बच्चों को, 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15-20 हजार रुपया प्राइवेट स्कूल पे खर्च कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना।
1% लोग कर पाएंगे, वो 1% लोग SC ST माइनॉरिटी के 1%। और चलो माइनॉरिटी की बात बाद में कर लेंगे, पहले SC ST की कर लें। SC ST के 1% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम परिवार की 20,000 रुपए से ऊपर है। ऊपर में वो लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, पर वो 1% है। वो 1% कौन है? उनमें आधे परसेंट तो वो है जो सरकारी नौकरी में आ गए, बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आके थोड़ा बहुत हालत घर के सुधर गए। और आधा परसेंट ऐसे जिन्होंने कोई छोटा मोटा अपना रोजगार, अपना व्यापार, अपना फैक्ट्री, अपना छोटा मोटा कोई धंधा कर लिया, या कोई किराएदारी का जुगाड़ बना लिया। तो उन दोनों को जोड़ लो तो 1% लोग हैं, सिर्फ केवल 1% लोग हैं जिनकी परिवार की इनकम 20,000 रुपए से ऊपर है। लेकिन उस 1% में भी आधा परसेंट ऐसा है जो हायर एजुकेशन का खर्चा उठा पाएगा अपने बच्चों का। इंजीनियरिंग में 4 साल की इंजीनियरिंग करवाने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल लगभग 15 लाख रुपया खर्च होता है, और NLU से लॉ करवाने के लिए कम से कम 20 लाख खर्च होता है 5 साल का कोर्स कराने के लिए। IIM कराने के लिए कम से कम 50 लाख खर्च होता है। यानी एक डिग्री कराने के लिए एक माँ बाप को, खासतौर पे जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनमें नौकरी अभी भी कुछ संभावना रहती है मिलने की, वो डिग्री कराने के लिए एक माँ बाप को एक बच्चे के ऊपर 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच, बल्कि ऊपर मेडिकल में तो कई बार करोड़ों में भी चला जाता है। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आधे परसेंट लोग भी नहीं होंगे जो 15 लाख और उससे ऊपर का खर्चा अपने बच्चों का प्रोफेशनल डिग्री कराने का करा सके। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो यूनिवर्सिटीज को भी कैटेगराइज कर दिया, प्राइवेट कर दिया। A ग्रेड यूनिवर्सिटी में आपको 100% खर्चा खुद उठाना पड़ेगा अगर आपके बच्चे A ग्रेड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। B ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा पढ़ाई का आपको खुद उठाना पड़ेगा। और जो C ग्रेड यूनिवर्सिटी होगी जहां से बच्चे पढ़ के कामयाब भी नहीं होंगे, वहां पे भी 25% खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। यानी कि साजिश के तहत साजिश करके आपके बच्चों से दोबारा से सरकारों ने शिक्षा को छीन लिया है। और केवल शिक्षा नहीं छीनी, जितने मजदूरों के लिए कानून बने थे मजदूरों के फेवर में, पुरानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट देख लो, मैं तो एक वकील हूं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पुरानी जजमेंट सारी मजदूरों के फेवर में आया करती थी। आज जितनी भी कोर्ट की जजमेंट आती है, मन सुप्रीम कोर्ट की देख लो चाहे हाई कोर्ट की देख लो, ज्यादातर मजदूरों के खिलाफ आती है। जितने मजदूरों के फेवर में कानून होते थे, जब से मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं 1990 के बाद उसमें बदलाव होना शुरू हुआ, जब से ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, उदारीकरण जब से आया, तब से मल्टीनेशनल कंपनीज के दबाव में भारत की सरकारों ने धीरे धीरे मजदूरों के कानूनों में परिवर्तन करके सारे कानून बड़े पूंजीपतियों के फेवर में कर दिए। यानी मजदूरों को भी की भी गर्दन लगभग घोट दी है। और जो सरकारी नौकरी में हमारे लोग आ जाते थे, एक समय था जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस वक्त देश के बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उन बैंकों का और इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकार के अधीन ले लिया। और एक आज सरकार है, उन्होंने देश के बैंक फिर से बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, इंडियन रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिए, और एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, और आपका BSNL MTNL बेच दिया, पोर्ट बेच दिए, बंदरगाह वो बेच दिए। तो धीरे धीरे सारा सरकारी संस्थान बिकते जा रहे हैं, और जो बिक गया प्राइवेट हो गया, वहां रिजर्वेशन आपका खत्म हो गया। यानी आप जो नौकरी में आ जाते थे, आपके नौकरी में आने के भी रास्ते लगभग बंद हो गए। आज मैं पूरे देश में जहां भी जाता हूं, मुझे 70% तो उन मीटिंगों में रिटायर्ड लोग मिलते हैं जो नौकरी से रिटायर हो गए, और यह जो युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। या तो मजदूर आते हैं मीटिंग में, या रिटायर्ड बुजुर्ग आते हैं,
और दूसरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।